देखो ये 2 है, इसके आगे ये भी तो लगा है, यहाँ तो 1 1 था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 2 का 16 दूनी 32। तुम जानते हो एक मूल एक संख्या के बराबर होता है, तो सिंपल संख्या लिख दो ना, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब लेक्चर पर। आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 11th की जो रसायन विज्ञान है उसकी फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर सम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा है, जिसमें जो टॉपिक है हमारा मूल कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियो है उनमें बेसिक और हल्का सा मूल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। और एक रिक्वेस्ट, पेन पेपर कॉपी जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो साथ में लेके बैठें, ताकि साथ साथ नोट कर सकें। तो हमने कल पढ़ा था कि मूल कॉन्सेप्ट यानी मूल संकल्पना होती क्या है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो मूल होता है वो एक नंबर के बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मैंने तुम्हें ये कल बताया था, और ये भी बताया था कि ये नंबर बराबर होता है भार के। जो भी तुम यहाँ परमाणु या अणु लोगे वही यहाँ अणु या परमाणु हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद हम उसका परमाणु भार होगा, परमाणु तो परमाणु भार, अणु होगा तो अणु भार, उसके हिसाब से चलते हैं। अच्छा भैया, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? देखो, इससे जो क्वेश्चन हम करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब मैं मूल कॉन्सेप्ट को फिनिश करूंगा, ख़त्म करूंगा, तो ये तो मैं रियलाइज या महसूस करवा दूंगा मैं कि मूल को आखिर में क्यों पढ़ा। तो पढ़ते रहो, बस देखते हैं आगे। आओ, तो मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी मूल होती है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कहीं बुकों में 6.023 भी लिखा हो, नो डाउट। तो डेसिमल के बाद जब भी एक या दो या 3 नंबर तक, कोई भी 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, वो चलता है उतना। करते हैं आगे। देखो, हमने तो मैं कल डिस्कस करके बताया था, मान लो हमने कोई एक मोल, मैंने हाइड्रोजन ले लिया। क्या ले लिया? 1 मोल हाइड्रोजन ले लिया। और जब मैं 1 मोल हाइड्रोजन ले रहा हूं तो आप जानते हो ये हाइड्रोजन एक परमाणु है। हाँ भैया है। यदि परमाणु है तो मैं ये कहूंगा कि 1 मोल इतने के बराबर है, तो हाइड्रोजन के परमाणु यानी जो भी आप यहाँ पे लोगे वही चीज या वही अणु या परमाणु वो तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन लिया है तो यहाँ लिखोगे हाइड्रोजन के, और क्या है ये, परमाणु या अणु? भैया परमाणु है। मतलब कि 1 मोल हाइड्रोजन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। मतलब यदि 1 मोल हाइड्रोजन तुम लोगे उसमें इतनी संख्या में हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे। परमाणु क्या होता है? पदार्थ का वह सबसे छोटा हिस्सा जिसे ना तो देखा जा सकता है अपनी नग्न आंखों से, और ना तो उसे तोड़ा जा सकता है। ये पुरानी थ्योरी के अनुसार है। ये थ्योरी क्या होती है? यानी सिद्धांत। जो साइंटिस्ट लोग थे हमारे, साइंटिस्ट लोगों ने, पहले साइंटिस्ट लोगों ने खोज की। उन्होंने कहा कि परमाणु पदार्थ का सबसे वह छोटा हिस्सा जिसे ना तोड़ा जा सकता है और ना ही नग्न आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन जब नई थ्योरी आई तो परमाणु को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा भी गया और परमाणु को तोड़ा भी गया। क्या वो अपनी नई और पुरानी थ्योरी वो चलेंगी बाद में, बस तुम यहां समझो
कि 1 मोल बराबर इतने हाइड्रोजन के परमाणु, यानी इतने हाइड्रोजन के परमाणु। और मैंने तुम्हें कल ये भी बताया था कि हाइड्रोजन का जो भार होता है वो होता है 1 ग्राम। तो कितने हाइड्रोजन लिए आपने? 1। तो सिंपल 1 ग्राम हाइड्रोजन। मैं ये तुम्हें क्या लिखना सिखा रहा हूं? ये है आपकी मूल समीकरण, यानी ये इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ मैंने तुम्हें वो दिए थे, होमवर्क में दिया था कि इनको लिख लेना। तो आओ देखते हैं कैसे लिखेंगे। मान लो मैंने ले लिया 1 मोल H2। तो कुछ नहीं करना, कितने मोल है? मोल कितने? 1। अब तुम जानते हो 1 मोल इतना है, तो बस सिंपल 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या लेना है? यहाँ पे जो तुमने लिया है H2, तो लिखोगे आप H2 के परमाणु? नहीं, H2 क्या है? अपने आप में एक अणु है। क्या लिखेंगे हम? अणु। और ये बराबर है, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार भैया 2 ग्राम हाइड्रोजन। आप कह सकते हो कि 2 ग्राम हाइड्रोजन में जो H2 के अणु होंगे वो इतने होंगे। कितने होंगे? इतने होंगे। चलो और लिखने की कोशिश करो। 1 मोल N2 इजिकल टू, तो देखो 1 मोल है ना, और तुम जानते हो 1 मोल एक संख्या के बराबर होता है, तो सिंपल संख्या लिख दो ना, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है आपके पास? N2। अब N2 क्या है? अणु है। N2 के अणु बराबर नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है 14 होता है। और कितने नाइट्रोजन आपके पास? 2। तो 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, यानी 28 ग्राम N2। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। अच्छा चलो एक कुछ और लिख लो। 1 मोल H2O के लिए लिखो। तो सिंपल 1 मोल है, और 1 मोल किसके बराबर होता है भैया? एक संख्या के बराबर होता है। 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो यहां वही चीज लिखनी है जो आपको यहां लिख रही हो। तो लिखो H2O के परमाणु तो है नहीं, ये अणु। अब चलो यहाँ पे भार, यानी यहाँ पे अणु है तो अणु भार, परमाणु है तो परमाणु भार। तो H2O का अणु भार कैसे निकालते हैं? तो देखो आप अणु भार इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। समझ लो, हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे रहा हो। तो H2O कैसे निकालते हैं? देखो सिंपल, कितने हाइड्रोजन है? 2 इंटू एक हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का कितना परमाणु भार होता है भैया? 1। तो इसका हो गया फिनिश, प्लस लगाओ। कितने ऑक्सीजन है भैया? 1। एक ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार? 16, आप जानते हो। कितना हो गया ये? 2 प्लस 16 बराबर 18 ग्राम। तो मैं कह सकता हूं 18 ग्राम क्या? H2O। यानी आप 18 ग्राम जल लोगे और उस जल में ये चेक करोगे कि H2 के अणु कितने हैं, तो आप पाओगे 6.022 इंटू 10⁻23 इतने H2 के अणु मिलेंगे। यानी इस नंबर को हम गिन तो नहीं सकते, ये काफी बड़ा नंबर है। फील करो कि इतने ग्राम जल में इतने अणु तुम्हें मिलेंगे।
चलो और लिखते हैं, और लिख लो 1 मोल CO2 इक्वल टू, लिखो देखो 1 मोल है तो 1 मोल के लिए सिंपल यही लेना 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है आपका CO2 है, तो CO2 के अणु बराबर, अब निकालो CO2 का अणु भार। तो देखो डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, आप इस तरीके से निकाल लेना। कार्बन का होता है 12, यानी एक कार्बन है 12, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन है 16 दूनी 32 और 12 44 ग्राम क्या CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब आप 44 ग्राम लोगे तो उसमें CO2 के अणु इतने मिल जाएंगे आपको। कितने मिल जाएंगे? इतने मिल जाएंगे आपको। अब देखो नेक्स्ट चले आगे, मुझे एक क्वेश्चन बताओ आप। मैंने तो मैं उस दिन भी पूछा था पहले लेक्चर में कि 1 दर्जन बराबर 12 नंबर होता है, तो सच बताना 2 दर्जन बराबर कितना हो गया? सिंपल भैया, 1 दर्जन बराबर 12 है तो भैया 2 का गुणा कर दो, यहाँ पे कितना हो गया ये 24। यदि मैं कहूँ कि 5 दर्जन बराबर, कुछ नहीं करना, 12 में 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 60, मतलब कोई भी चीज़ है 60। जैसे 1 दर्जन पेन ले ली मैंने, तो कितने पेन भैया 12 पेन, और 2 दर्जन लोगे तो 24 पेन। ऐसे ही अब मैं लिखने जा रहा हूं कि 2 मोल O2 इक्वस टू, तो अब मुझे बताओ 1 मोल बराबर इतना है, तो 2 मोल के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है बस। 2 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23 O2 के, अब क्या है O2 परमाणु है अणु भैया, पर अणु है तो आप कहोगे O2 के अणु। अब यहाँ लिखना है इसका अणु भार। ऑक्सीजन कितना है आपके पास? केवल 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है भैया 16, परमाणु क्रमांक उसका 8 होता है, परमाणु भार उसका 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब मैं आपको देता हूं, रुको ये गलत हो गया, देखो एक और छोटा सा कंसेप्ट है। मुझे एक चीज बताओ कि आपके पास ऐसे लिखा हो O2, तो अब कितना निकालोगे उसका परमाणु भार? भैया आप निकालोगे 16 दूनी 32, सही बात है, क्योंकि ये अणु भार, यानी तो ये है 32 ग्राम। अब यदि तुम्हारे पास लिख दिया 3O2, तो आप कैसे निकालोगे? तो देखो जो बाहर है उसको रहने दो, गुणा कर लो आराम से। तो ऑक्सीजन कितने अंदर 2 और एक ऑक्सीजन का 16, नहीं वो तो बाहर है ना, तो बाहर से मल्टीप्लाई होगा, तो 16 दूनी 32 और 32 दिया 96। मतलब या आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल बताओ ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, टोटल ऑक्सीजन की मात्रा संख्या पूछूं मैं इसमें, तो ये तो 9/10 की चीजें हैं, तुम आसानी से कर सकते हो भैया। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं कि यहाँ पे तो किया नहीं, तो यहाँ पे साइलेंट में 1 था, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो 2 हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करना, 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन मतलब के परमाणु कितने हो गए 6। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 6 ऑक्सीजन का हो गया 96। क्लियर? अब यहीं पे बताओ मुझे कि देखो ये 2 है, इसके आगे ये भी तो लगा है, यहाँ तो 1 1 था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 1 का गुणा देखो इसमें कर लो, 2 ही हाइड्रोजन आएंगे, 1 का गुणा इस N2 में कर लो तो नाइट्रोजन के जो परमाणु वो 2 ही आएंगे, इस 1 का गुणा इसमें कर लो तो इस H2O पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है 2 ही रहेंगे, ऑक्सीजन 1 है 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ इफेक्ट पड़ेगा। कितने हो गए ऑक्सीजन के? तो ये आप कहोगे इसका गुणा इससे करना है,
भले ही थोड़ा सा दूर है पर है, गुणा तो करना है ना। तो इस हिसाब से तो 2 दूनी 4, एक ऑक्सीजन का 16 और 4 ऑक्सीजन का 16 चौके 64 ग्राम O2। यानी आप 64 ग्राम ऑक्सीजन लोगे तो उसमें इतने अणु यानी 2 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के अणु मिलेंगे। भैया तुमने इसका गुणा क्यों नहीं किया? बस तुम लिख दो, चाहो तो आप गुणा करके भी लिख सकते हो, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो, और गुणा करके लिखना चाहो तो गुणा करके लिख दो। ओके, चले नेक्स्ट। देखो तुम क्वेश्चन लिख के दिखाओ कि 2 मोल H2O के लिए लिख के दिखाओ। हम ये क्या लिख रहे हैं? मोल समीकरण। आप इसके लिए लिख के दिखाओ। कुछ नहीं करना यार, 1 मोल बराबर इतना, तो सिंपल, यदि 2 आगे लिखा है तो 2 का मल्टीप्लाई भैया इसमें कर दो, जैसे यहाँ किया है। तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो क्या है ये भैया? H2O, H2O के अणु। अच्छा अब निकालो आराम से। यहाँ पे तुमने निकाला था 1, तो देखो इसका तुमने निकाला था, कितना निकाला था? यहाँ देख लो 18। तुम खुद बताओ, ये 18 है तो यहाँ पे जो संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर लो ना। 18 एकम 18। क्यों इस लफड़े में भर रहे हो कि 2 का गुणा यहाँ करो, 2 का गुणा यहाँ करो? अरे आप सिंपल इसका निकालो और इसका निकालने के बाद इसमें सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसका 18 है और ये आगे 2 है, तो 18 दूनी 36। ऐसे नहीं निकालना चाहते तो ऐसे निकाल लो। देखो ध्यान से देखो, आगे 2 लगाए, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, तो 4 का 4 ग्राम हो गया हाइड्रोजन। देखो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करो ऑक्सीजन में, तो भैया ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? साइलेंट में नंबर 1 है। यदि ऑक्सीजन 1 है तो इसका मतलब यही तो हो गया कि 2 एकम 2, 2 ऑक्सीजन हो गई। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 2 का 16 दूनी 32, और 32 और 4 कितना हो गया? 36। तो सही तो है यार। इसका कितना निकाला तुमने? 18, तो 18 एकम 18 है। इसका कितना निकाला? अरे इसका 18 ही है ना, तो 18 दूनी 36। आप कैसे भी कर लो, चाहे कान इस तरफ से पकड़ो या इस तरफ से पकड़ो, पकड़ा कहाँ नहीं जाएगा। ठीक है। तो 36 ग्राम जब आप जल लोगे तो उसमें आपको इतने जल के अणु मिल जाएंगे। अब मैं तुम्हें किसी भी अणु का या परमाणु का मोल इक्वेशन लिखने के लिए दूं तो लिख लोगे? तो लिख के दिखाओ मुझे। टू मोल C6H12O6। आप इसको लिख के दिखाओ और हम चलते हैं इधर अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। अब मैं तुम्हें एक अच्छी चीज़ और आगे समझाऊंगा कि क्या है। ये आपका रफ कार्य है, इसको तुम्हें नोट करने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है इसको नोट करने की। आप रफ कार्य देखो, आगे चलते हैं हम। हमने इससे क्या सीखा? 1 मोल हाइड्रोजन बराबर है इतने नंबर के, और इतना नंबर बराबर है 1 ग्राम के। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं तुमसे कि एक छोटा सा तो मैं क्वेश्चन देता हूं, तो जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड यदि हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसको बोलेंगे TRQ, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, क्या करेंगे? TRQ, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पे। अभी लिखो 36 ग्राम जल में
36 ग्राम जल के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपका 36 ग्राम जल में जल के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल कॉन्सेप्ट से जब भी तुम कोई क्वेश्चन करोगे तो उसके लिए तुम्हें दो काम करने हैं। सबसे पहला काम क्या है, आप नोट पॉइंट बना के लिख लेना, लिखो, क्योंकि ये नोट पॉइंट तुम्हें हल करवाएगा कि क्वेश्चन को मैं कैसे हैंडल करना है। तो नोट पॉइंट एक यानी फर्स्ट, इसमें पहला काम करना है मूल समीकरण को लिखना। सबसे पहले क्या काम करोगे आप, मूल समीकरण को लिखोगे और दूसरा काम करोगे मूल इक्वेशन, हाँ इक्वेशन ही समीकरण होती है, मूल इक्वेशन को अप्लाई करना। अप्लाई करना मतलब उस पे काम करना, काम करना। भैया मूल समीकरण को लिखना तो किसकी लिखें, क्वेश्चन में देखो कि किसका निकालने जा रहे हो तुम, जल का, और तुम्हें पता है जल का होता है फॉर्मूला H2O। तो मूल समीकरण हम लिखे हैं, फिर कितने मोल के लिए, 1 मोल 2 मोल, सिंपल। एक मोल के लिए कितना भी हो, तुम्हें 10 मोल दे दे 50 मोल दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक मोल के लिए मोल समीकरण लिखनी है तुम्हें, लिखो। तो 1 मोल आप जानते हो लिखना, तो H2O इजकल टू भैया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 H2O के, अब अणु है परमाणु है भैया, अणु है, अणु बराबर, इसका अणु बाहर लिखते हैं तो देखो, देख लो ना ये कितना है, एक यानी जितना होगा उसका एक में गुणा। तो जल का जानते हो तुम 18 ग्राम, अरे निकाला तो है यार, देखो ये क्या, ये क्या, ये क्या, तो मैं कह सकता हूं 18 ग्राम जल। कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं हुई, इतना लिख लिया। अब मुझे एक चीज बताओ कि क्वेश्चन में तुम्हें दिया क्या रखा है, तुम्हें दिया है 36 ग्राम जल, मतलब जो तुम्हें क्वेश्चन में भार दिया जाता है, जो वजन दिया जाता है, उसे कहते हैं हम भार बोलते हैं। अब तुम कहोगे भैया इसको क्यों बता रहे हो, ये तुम्हें आगे काम आएगा, लिख लेना कि जो भी तुम्हें प्रश्न में दिया जाता है वजन, उसे भार कहते हैं। जो भी तुम्हें क्वेश्चन में वेट दिया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। किसका भार, जल का भार है वो। फिर भार और अणु भार में अंतर क्या होता है, देखो भार आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कितना है, और अणु भार क्या है, अणु भार उसमें जो परमाणु उपस्थित हैं उन परमाणुओं को कैलकुलेट करके अणु भार निकाला जाता है। यानी ऐसे समझो कि यदि तुमने
एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा हो, ढंग से पढ़ा हो, तो मुझे बताओ एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या होता है। भैया एलसीएम और एचसीएफ में अंतर हम ये जानते हैं कि जो मासा होता है यानी एचसीएफ होता है वो लासा के अंदर होता है। शायद देखो एक एग्जांपल से समझो, जैसे मेरे पास मान लो 18 है एक संख्या और मेरे पास मान लो 36 है, तो अब मुझे बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना होगा। भैया एलसीएम होगा 36, हाँ या ना। और एचसीएफ बताना मुझे, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा भैया 18। अब एलसीएम एचसीएफ तो निकालना जानते हो, तो ध्यान से देखो, यदि मैं 36 के टुकड़े करूं तो कितना होगा, 2 गुणा 18। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एचसीएफ है वो एलसीएम के अंदर है, एचसीएफ एलसीएम के अंदर है, यानी एक तरह से एचसीएफ एलसीएम की आत्मा है। तो ऐसे ही समझो कि जो ये अणु भार है ना, ये अणु भार, ये भार की आत्मा है, आत्मा मतलब ये इसके अंदर ही मिलेगा, पता चल जाएगा। ऐसे समझो कि एचसीएफ एलसीएम की आत्मा यानी एलसीएम के अंदर है, ठीक उसी प्रकार जो अणु भार है वो भार के अंदर है। और अभी नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट कर लेंगे। अच्छा अब तो मुझे एक चीज बताओ कि ग्राम से क्या निकलवा रहे हो, मोल, ग्राम से मोल निकलवा रहे हो, तो इस समीकरण में मोल और ग्राम को तुम्हें लिख लेना है। क्या करना है, मोल और ग्राम को एक जगह लिख लेना है, तो लिख लें। तो 1 मोल H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम जल। फिर भैया ये क्यों नहीं लिखा, इसकी हमें अभी जरूरत नहीं पड़ी, अणु या परमाणु जैसी चीज निकलवाता तो हम निकाल लेते। तो पहला काम हो गया हमारा, मूल समीकरण को लिखना, ये लग गया। अब उस पर काम करना है। काम कैसे करना है, देखो तुम्हें क्या निकलवा रहा है, एक तरह से वजन से, यानी ऐसे समझो वजन से, तो देखो ये भी वजन है ये भी वजन है, तो रिलेट करो। हालांकि दोनों एक ही चीजें पर निकालते अलग अलग तरीके से। वजन से मोल निकलवा रहा है तो वजन और मोल का रिलेशन उठा लेना है, दोनों को साथ में ले लेना है। किसी में तुम्हें अणुओं की संख्या निकलवाएगा, देखो किसी क्वेश्चन में तुम्हें मोल से अणुओं की संख्या निकलवाएगा तो मोल और अणुओं को बराबर करना है। किसी क्वेश्चन में तुम्हें अणु से ग्राम निकलवाएगा तो अणुओं की संख्या और ग्राम की संख्या को इक्वल करना है। और अभी इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, मोल से ग्राम से मोल निकलवा रहा है तो मोल को ग्राम के बराबर करना है। एम आई क्लियर, यानी 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे, तो कितने में 36 ग्राम जल में, मतलब तुमसे यूं पूछना चाह रहा है कि 36 ग्राम जल में कितने मोल होंगे जल के। तो वेरी सिंपल, एक मोल में 18 ग्राम जल है, एक मोल में 18 ग्राम जल है, एक मोल जल के जो अणु है उसमें 18 ग्राम क्या है, जल है। तो 36 ग्राम जल में, कॉमन सेंस, 36 ग्राम यानी इसका भैया थोड़ा 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 का यहाँ कर दो, तो मैं कह सकता हूँ कि 18 दूनी 36, 36 ग्राम जल में जल के 2 मोल नहीं होंगे, होंगे, सिंपल सी बात है। एक मोल में 18 ग्राम है तो 2 मोल में 36 ग्राम, तो 36 ग्राम जल में 2 मोल जल के होंगे। ये तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन हमें करना है पूरा, कैसे करें देखो। मुझे एक चीज बताओ, आप यहीं पे सुनना ध्यान से कि 12 पेन की जो कीमत है वो 6 रुपये है। देखो मान लिया मैंने, क्या माना, ठीक है माना है मैंने, मान लिया 12 पेन की कीमत 6 रुपये है। तो अब मुझे एक बताओ कि 1 रुपये पे कितनी पेन आएंगी। भैया 2 पेन आएंगी, क्योंकि 1 रुपये में 2 आएंगी, तो 6 रुपये में तभी तो 12 आएंगी। तो ये तो एक कॉमन सेंस से हमने निकाल लिया। लेकिन यदि इसी को मैं इस पे निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालोगे,
लेट्स सी, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, तो देखो 6 रुपये बराबर 12 पेन। तो आप जानते हो बराबर में कैंची का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको यहाँ से छुड़ा के यहाँ भेज दो तो यहाँ कितना रह जाएगा 1 रुपये। तो 1 रुपये बराबर 12/6 पेन। 6 से काट लो, कितना हो गया 2 पेन। तो 1 रुपये में 2 पेन। बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें बाहर से मोल निकलवा रहा है तो जिससे निकलवाए उसको अपने लेफ्ट साइड में लिख लो, लेफ्ट साइड में लिख लो। तो 18 ग्राम जल इक्वल टू 1 मोल कितना H2O। क्लियर हुआ भैया? अब देखो मोल इक्वेशन तो लिख ली, मोल इक्वेशन को अब अप्लाई कर रहे हैं। 18 ग्राम जल में 1 मोल है तो 36 ग्राम में, भैया 18 में 1 मोल तो 36 ग्राम में 2 मोल। वो तो ऐसे तो आ जाएगा लेकिन मुझे लिख के करना है। कैसे करोगे? यहाँ पे जो 18 ग्राम है यहाँ पे पहले आप 1 की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू? 1 की वैल्यू। याद रख लेना इस चीज को। तो क्या करूँ इसे 18 का यहाँ पे कैंची का मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुंचा दो। यहाँ कितना रह जाएगा 1 ग्राम H2O इक्वल टू 1/18 मोल जल। अरे हाँ या ना? अब तुम सच बताना मुझे कि 1 रुपये में 2 पेन आ रही हैं तो 2 रुपये में भैया 2 का गुणा यहाँ कर दो, 2 का गुणा यहाँ कर दो, 4 पेन। 3 रुपये में 3 का गुणा यहाँ कर दो, 3 का गुणा यहाँ कर दो। अब मैं पूछूं 1 रुपये में 2 पेन है तो 49 रुपये में। तो कुछ नहीं करना, जब 1 रुपये की वैल्यू है तो 49 का गुणा यहाँ कर दो, 49 का गुणा यहाँ कर दो, सिंपल। इसी प्रकार 1 ग्राम जल में 1/18 मोल है तो 36 ग्राम जल में सिंपल भैया 36 का गुणा यहाँ कर दो, 36 का गुणा यहाँ कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 36 ग्राम जल इक्वल टू 1/18 इंटू 36 मोल H2O। 18 दूनी, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, 2 मोल H2O। तो आप कह सकते हो कि 36 ग्राम जल में कितने मोल आएंगे आपके 2 मोल H2O के आएंगे। ओके, तो आ गया होगा समझ में तुम्हें? चलो मैं एक होमवर्क में एक क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद से करना उसको, ठीक है? आप नंबर डालो, TRQ दूसरा है ये, पहला हमने कर लिया टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस ठीक ऐसे ही सरल सा क्वेश्चन दूंगा मैं तुम्हें, मुझे बताओगे आप कि 96 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे? ओके।